मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि विकसित भारत 2047 के ख्वाब को पूरा करने के लिए मुल्क में कोशिशें जारी हैं। विकसित भारत 2047 के साथ एक और शब्द को जोड़ दिया गया है और वो है सशक्त परिवार। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश में एक ऐसे प्रोग्राम, एक ऐसे अभियान का ऐलान किया जिसका नाम रखा गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस सिलसिले में जो महकमे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने एक प्रोग्राम तरतीब दिया। बहुत सारे महकमों को जिम्मेदारियां सौंपी गई और यह कहा गया कि जो हमारे मुल्क की खवातीन है, उन खवातीन की सेहत की देखरेख, उनके सेहत की देखभाल के लिए उनकी दहलीज पे जाकर मुल्क के कोने कोने में बहुत सारे प्रोग्राम अमलाए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर 17 सितंबर से अमलाया गया और 2 अक्टूबर 2025 को यह इख्तिताम को पहुंच रहा है। इस दौरान बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। इस दौरान महकमे फैमिली वेलफेयर की तरफ से, जो यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का सेहत का महकमा जो है, चाहे हम उसमें आयुष महकमे की बात करेंगे, उस सिलसिले उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्किद किए जम्मू कश्मीर में। चूंकि आयुष की वजारत को बाज़ाब्ता मारिज वजूद लाया गया और एक ख़ास जिम्मेदारी दी गई। इस प्रोग्राम को अमलाने के दौरान आयुष की वजारत ने किस तरह के स्टेप्स लिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह का काम हुआ, खवातीन में किन चीज़ों को देखा गया, कहाँ कहाँ प्रोग्राम हुए और यहाँ आयुष महकमे ने कौन कौन सी कारकर्दगी का इजहार किया, ये खसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे और हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, जो डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर है। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे शो। थैंक यू सर। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर सुजाद शुजा साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं आयुष कश्मीर। डॉक्टर सुजाद शुजा साहब, आपका भी वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं ये हैं डॉक्टर साइमा महिउद्दीन साहिबा, जो मेडिकल ऑफिसर है आयुष यूनिट GMC अनंतनाग। डॉक्टर साइमा महिउद्दीन साहिबा, आपका भी वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम जहांबीन में। थैंक यू सर। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, आगाज में आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे क्योंकि हाल ही में आपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपने महकमे का कलमदान संभाला, आपने इसकी सरबराही जो है वो अपने हाथ में ले ली और आप अमूर को देख रहे हैं आयुष के। तो साथ में हम बात करना चाहेंगे सरबराही का जो सबसे बड़ा अमल दखल है, सरबराही के सिलसिले में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, पेचीदगियां जो है, सबसे पहले आपके यहाँ पास एक प्रोग्राम आया, वो है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दे दिया, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। चूंकि हमने देखा कि जो आपके आयुष यूनिट से बहुत सारे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो आपके सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर्स, वो प्रोग्राम वहाँ पे बाज़ाब्ता 17 तारीख से अमलाए जा रहे हैं। आगाज़ में जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद क्या है, आपके कलिमात। थैंक यू फैयाज साहब। सबसे पहले मैं आपका ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया। ये जो आज का ये कार्यक्रम 14 दिन का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मनाया जा रहा है, इसमें आयुष विभाग को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। जैसे कि आप जानते हैं, नारी जो है वो हमारे पूरी जनसंख्या का आधा भाग है
तो उस आधे भाग को सशक्त करने के लिए, उनके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये सराहनीय है। और इस इनिशिएटिव पर हम बहुत जद्दोजहद और पूरे युद्ध स्तर से काम कर रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं उन पर अपनी देख रेख कर रहे हैं। आगे रिएक्शन चाहेंगे आपसे, आप बताइए डॉक्टर सुजात शुजा साहब, चूंकि ये मुद्दा व मकसद के हवाले से आप जानते हैं कि आपने बाज़ाब्ता अपने महकमे की तरफ से एक प्रोग्राम तरतीब दिया होगा, तो किस तरह का प्रोग्राम तरतीब दिया गया, क्या कुछ कहा गया जो आपके ऑफिसेज है, आपकी सबऑर्डिनेशन? जी शुक्रिया फैज़ साहब। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि ये जो स्वस्थ नारी सशक्त कार्यक्रम अभियान है ये 17 सितंबर को लॉन्च हुआ। जैसे हम जानते हैं कि हमारी फैमिली की बुनियाद एक औरत होती है और औरत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक औरत सेहतमंद रहेगी तो पूरी फैमिली स्ट्रांग रहेगी और फैमिली से एक सोसाइटी स्ट्रांग रहेगी, उससे पूरी कंट्री स्ट्रांग हो सकती है। और वो जो हमारा सपना 2047 में विकसित भारत का है वो तभी साकार हो सकता है जब हमारी औरत हेल्दी होगी, स्ट्रांग होगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन लॉन्च की, SNSP स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो ये 17 सितंबर से स्टार्ट होगी, 2 अक्टूबर को ये गांधी जयंती पे ख़त्म हो रही है जी। इसके दौरान जो है हर जगह, मतलब हर जो हेल्थ सेंटर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, चाहे वो CHC है या PHC है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है या आयुष डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और ये कैंप्स वुमेन सेंट्रिक कैंप्स होंगे और इन कैंप्स में स्क्रीनिंग की जाएगी जिसमें एनीमिया की स्क्रीनिंग इनफैक्ट की जा रही है। जी जी बिल्कुल हो रही है इस वक्त। तो एनीमिया की स्क्रीनिंग हो रही है, इसमें NCD जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और जो सिकल सेल डिजीज़ है उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। और इसके अलावा जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे औरत को उसकी सेहत के बारे में इल्मियत दी जाती है और उसको नॉलेज दी जाती है कि कैसे वो अपनी सेहत को बरकरार रख सकती है और कैसे वो अपने रोज़मर्रा की बीमारियों से बची रह सकती है और कैसे वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकती है। क्योंकि एक औरत जब सेहतमंद होगी तो सेहतमंद बच्चा भी पैदा होगा और सेहतमंद समाज ही उसी से। बिल्कुल सही आपने बता दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये जो बात अभी कही गई कि जो औरत है उसकी सेहत की तरफ ध्यान देना है, उसकी सेहत की तरफ, उसकी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि एक सेहतमंद ख़ानदान का ख्वाब अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें औरत की सेहत की तरफ ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। चूँकि इस प्रोग्राम की वसात से बारहा हमने कहा कि जो हमारी ख़वातीन है, हमें ख़वातीन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हम घर का सारा बोझ जो है वो अपनी औरतों पर डालते हैं। देखिए, कभी आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके घर में, मेरे घर में कभी औरत बीमार हो जाती है तो जो बाकी अफराद खाना होते हैं, चाहे उनका खाना पीना बाकी चीज़ें जो भी है, तो एक किस्म की ना वो किस तरह का माहौल वो वहाँ पे मतलब मौजूद वहाँ पे सामने आ जाता है और हर कोई, किसी को लगता है कि नहीं कमियां हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, किस तरह से हमें चाहिए कि इस खातून की सेहत का हम ख्याल रखेंगे, इसकी इज्जत हम इनफैक्ट करेंगे, इसको बाज़ाब्ता हम वो सामान देंगे जो सामान की हकदार है। क्योंकि अगर कायनात में खातून नहीं होती तो कायनात की मखलूक जो है उसका हम अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं, तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। रुक करना चाहेंगे आपकी तरफ डॉक्टर साइमा महिउद्दीन साहिबा, चूंकि ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से कहा गया, अभी डायरेक्टर साहब ने कहा या इसी तरह से शुजा साहब ने कहा कि स्क्रीनिंग कैंपस हुए, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, यहाँ पे आदाद शुमार में हम बाद में जाएंगे, डायरेक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन ये बताइए, आपने किस तरह के मामलात, किस तरह के इशूज आपने ग्राउंड लेवल पे खवातीन में देखे? थैंक यू। मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था 17 सितंबर को, मैं पोस्टेड हूँ जो कि GMC अनंतनाग में, वहाँ पे एक अच्छा खासा इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हुआ। तो हमने कैंप लगा रखे थे, वहाँ पे ऑल दो स्पेशलिस्ट भी थे, सभी लोग थे। सो हमने देखा, जितने भी पेशेंट्स हमने देखे, मैक्सिमम अगर हमने 10 पेशेंट देखे तो मान लीजिए 7 या 8 तो हमारे पास PCOS के ही पेशेंट थे। सो PCOS अलॉन्ग विद द स्ट्रेस, पोस्टमार्टम स्ट्रेस में भी हमने 2-3 पेशेंट देखे कि जिनका बच्चा हुआ है उसके बाद उनको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ हमने और एक वो चलाया था, हमने एक काउंटर रखा था वहाँ पे, जहाँ पे हमने, क्योंकि अब आने वाला है ब्रेस्ट कैंसर वीक,
रादर ब्रेस्ट कैंसर मंथ, तो हमने एक काउंटर लगा रखा था वहाँ पे, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बिकॉज ये हमारा पहला वो होता है स्क्रीनिंग टूल जहाँ पे हम स्क्रीन कर सकते हैं अपने आप को कि हमारी खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि हम डॉक्टर की तरफ रुजू कर सके। एंड सेकेंड, हमने एक डेमो प्लेट रखा था, डेमो प्लेट डिपिक्टिंग द फूड, जो खाना खाना है, ताकि जो हमारी टीन एज बच्चियां हैं जिनमें अक्सर ये होता है इन देयर रिप्रोडक्टिव ईयर्स फ्रॉम 18 टुवर्ड्स 30 और 40, तो उनके लिए हमने एक डेमो प्लेट रख रखा था जिसमें हमने बाज़ाब्ता उनके लिए फूड्स रख रखे थे कि वो कौन से फूड्स यूज़ करे, वो कैसा अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, ताकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है रादर ये पीसीओएस, जो हमारा खाना पीना और एडिक्टेड टू आवर स्क्रीन्स और एडिक्टेड टू आवर होम्स, हम ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ज़्यादा घर में ही रहते हैं और हम बाजार का खाना खाना पसंद करते हैं रादर देन घर का पका हुआ खाना। पीसीओएस का जो इशू इट्स इन टीनेज ईयर्स, इट्स इन बिटवीन, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है, यूजुअली बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ऑल्दो हमें 30s के बाद भी मिलते हैं, बट मोस्ट कॉमनली इन दिस एज ग्रुप इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ फीमेल्स बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे गए हैं। आपके पास हम और आएंगे। डायरेक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने सुना कि ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी सतह पे किस तरह के इश्यूज है, देखिए जो मतलब हमारे सरबराह होते हैं कि किस तरह की नज़र उनको होती है ख़वातीन को बाख्तियार करने के सिलसिले में, उनकी सेहत की तरफ देखना है, उनके रोज़मर्रा के मतलब अमूर को देखना है। तो ये बताइए आपके जो अभी तक जो आपकी तरफ से काम हुआ, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, तो किस तरह के प्रोग्राम हुए, क्या कोई आदाद-ओ-शुमार आपके पास है? हाँ, थैंक यू सर। जैसे कि अब इस प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो आयुष डिपार्टमेंट 3 शोबों पर इसमें काम कर रहा है। एक तो हम जो नारी है, हमारी फीमेल्स हैं, उनकी क्लिनिकल जो है वो हम एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा, हम उनके जो प्रमोटिव हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और तीसरा जो है वो उनके डायग्नोस्टिक हम कौन कौन से इसमें अपनाएंगे, जिस पर हम उनकी टोटल हेल्थ को देखकर और एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो तीनों हमारे जो कंपोनेंट हैं, इसमें न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है प्रमोटिव हेल्थ का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे आयुर्वेद में जो आयुष में जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें जो प्रिवेंटिव पार्ट है और प्रमोटिव पार्ट में, उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, आचरण और हमारा विचार, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और अगर हम इन चीज़ों को, खान पान की चीज़ों को लोगों तक सही तरीके से पहुँचा सकें, हमारा बिहार जैसे योग का इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलन है, योग हम कैसे अपनाएं और ख़ासकर नारियों में किस एज ग्रुप में किसको कैसे योग की एक्टिविटी करनी है, उसको हम लोगों तक अगर समझा पाएँ तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद की बात है। फिर हम उनका विचार जो है, विचार जो है उसमें काउंसलिंग, आयुर्वेद से रिलेटेड कैसे हम उनकी काउंसलिंग ठीक तरीके से कर पाएँ, वो हमारे लिए। और फिर उनका जो है आचरण कैसा हो, ये 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसके हम तहत इन प्रोग्राम्स में लोगों में ये चीज़ें लेके जा रहे हैं। काउंसलिंग भी हो रही है, उनकी हेल्थ का चेकअप भी हो रहा है, उनका डायग्नोस्टिक भी हो रहा है और उनको हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम जोर दे रहे हैं वो इस वक्त दे रहे हैं उनकी न्यूट्रिशन पर। हम खान पान को ठीक रखें, तो इसके तहत ही हमने पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी ये 20 ज़िले हैं, तो 20 ज़िलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसरों के तहत ये प्रोग्राम हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उनके तहत अवेयरनेस कैंप्स लग रहे हैं, क्लिनिकल कैंप्स लग रहे हैं और उनकी जो है डायग्नोस्टिक कैंप लग रहे हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो इस वक्त हमारे आयुष की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो हमारे इस सिस्टम में क्लिनिकल वाले पार्ट के साथ साथ डायग्नोस्टिक को ऐड करने से हमारा एक तो पेशेंट का फुटफॉल बहुत बड़ा है और लोगों में इसकी जो मकबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो मेरे पास जो आज तक डाटा उपलब्ध हुआ है उसके तहत हमने टोटल 1205 कैंप अभी तक लगाए हैं, जिसमें 28,700 फीमेल्स का हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया है, जिनमें से 7,000 के आसपास की नाड़ी परीक्षा हुई है, 8,000 के आसपास के हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं और 12,000 के आसपास के लोगों को हमने आईसी मटेरियल की डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर हम प्रमोटिव और अवेयरनेस एक्टिविटीज की बात करते हैं तो हमने योग में लगभग 596 सेशन लगाए हैं, अवेयरनेस में हमने 1024 सेशन लगाए हैं और सेमिनार वेबिनार भी हमने किए हैं जो 244 सेमिनार हैं। अगर हम प्रिवेंटिव और उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड बात करें कि फीमेल में कौन कौन से इश्यूज ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, तो उसमें हम उनके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीसीओडी, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ओबेसिटी, यूटीआई, स्ट्रेस डिसऑर्डर के तहत इन कंपोनेंट पर काम कर रहे हैं।
बहुत खूब अंदाज में आपने डिटेल्स दे दी। डॉक्टर शुजात साहब, चूंकि अभी हमने बात की स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग इज़ वेरी मस्ट। Yes. अगर हम बात करना चाहेंगे मुख्तलिफ उन बीमारियों की, चाहे हम सीए की बात करेंगे, कैंसर की बात करेंगे, सरतान की बात करेंगे, या इसके बगैर जो बाकी बीमारियां हैं अगर हम उनकी बात करें, तशखीस जो है, स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के कैंप्स अगर मुनक्किद होते हैं तो वहाँ पे अगर मतलब इन चीज़ों का वहाँ पे जांच पड़ताल होती है तो बहुत खूब है। तो ये बताइए कि अभी जो आपके प्रोग्राम्स, अभी जो आपके कैंप्स वगैरह हुए, तो स्क्रीनिंग में आपको क्या लगा, किस तरह के अमूर आपने देखे, क्या किस तरह के रिपोर्ट्स आपको ग्राउंड लेवल पे मिले मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से? इसमें अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, जो कैंप्स डिफरेंट, हमारे तकरीबन 573 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ पे जो स्क्रीनिंग हुई है, ज़्यादातर अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं वो एनीमिया, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है औरतों में। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे हमें प्री डायबिटिक केसेस मिले हैं या हाइपरटेंसिव केसेस मिले हैं। और उसके अलावा इसमें स्क्रीनिंग ऑरल कैंसर्स की, ब्रेस्ट कैंसर्स की और सर्विकल कैंसर्स की भी हमने कराई हो। वो जो रिपोर्ट्स हैं जो वो इस वक्त कंपाइल हो रही हैं उनकी पूरा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस के पास वो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो स्क्रीनिंग हुई है, उनकी रिपोर्ट्स उनके पास आ गई हैं। लेकिन हमने जो देखा, ज़्यादातर मैक्सिमम हमने देखा कि एनीमिया, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो हमारी औरतों में ज़्यादा है और ख़ासकर एडोलसेंट्स और रिप्रोडक्टिव एज की जो औरतें हैं उनमें ज़्यादा होता है। नाज़रीन मोहतरम, एक बात अभी तक हमारे सामने आ गई, एक ये कि जो कहा गया ग़िज़ा के हवाले से एनीमिया, हमने बारहा कहा है कि इस औरत को बहुत सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले इसका जन्म होता है घर में, फिर इसकी परवरिश होती है, परवरिश के बाद इसकी शादी होती है, फिर उसको दूसरे घर में जाना होता है, बहुत सारे मराहिल इसको तय करने होते हैं। लेकिन वाकई तौर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जो इसकी एज है 18 साल तक, जो ग़िज़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता प्रोग्राम दिया गया, अगर हम पोषण अभियान की बात करेंगे, अगर हम मुकव्वी ग़िज़ा की बात करेंगे, क्योंकि एनीमिया प्रॉब्लम क्या है, खून की कमी होती है। बाद में जब प्रेग्नेंट हो जाती है ये बच्ची, तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए, हामिला हो जाती है, उसके बाद देख लीजिए कौन कौन से मसाइल से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर पहले ही इसके ग़िज़ा की तरफ ध्यान दिया जाए और उसकी हालत को देखा जाए, बाज़ाब्ता प्रॉपर उसको ग़िज़ाएँ फराहम की जाए, जिस तरह से महकमों की तरफ से कहा गया है, जो मुतल्लिका महकमे हैं, सरकार की तरफ से जिस तरह से इस सिलसिले में अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हम शायद कहीं पर गफलत शुआरी से काम लेते हैं, हम इन चीज़ों की तरफ, अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब जिसमें हम देखते हैं कि हमारा बच्चा खुश होता है हम वही देते हैं, जैसे जंक फूड्स है, जो चाहे बाकी चीज़ें हैं। तो साथ ही दूसरा मामला जो है वो है पीसीओडी का, जो अभी पीसीओएस के हवाले से जो बात की। तो यही दो सवालात लेके मैं जाना चाहूँगा डॉक्टर साइमा महिउद्दीन साहिबा, जिस तरह से ये बात हमने की, चूँकि सबसे पहले पीसीओडी पे हम बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को इस बारे में इल्मियत ही नहीं, नज़र ही नहीं है। लेकिन आगे अगर इसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया कम एज में, तो किस तरह का मतलब रुख ये इख्तियार कर सकती है ये बीमारी? आपका रिएक्शन? थैंक यू सर। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पीसीओडी एक छोटा मसला नहीं है, इट इज़ रियली एन एंडेमिक। ये एंडेमिक की तरफ फैल रहा है, क्योंकि हम जितना ट्रेंड्स देख रहे हैं, अगर हम गायनोकोलॉजिकल कंप्लेंट्स में अपनी उपडीज में देख रहे थे तो कुछ साल पहले इतना सारा नहीं था, बट रीजिंग ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये है कि इसमें ये प्रॉब्लम जो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली टू दैट, किशन मतलब ये उतना ही नहीं है, इट इज़ मच मोर देन दैट। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जो बढ़ के आगे डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। नॉट ओनली दिस, इसकी वजह से पेशेंट को अगर डायग्नोज्ड रहा, अनट्रीटेड रहा, तो पेशेंट ना सिर्फ डायबिटीज़ से आने वाले वक्त में उसको हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इतनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, मतलब हम उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एज सच पेशेंट में अवेयरनेस बहुत कम है, वो समझते हैं चलो पीसीओडी हो गया, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट इट इज़ रियली अ बिग इशू, नॉट ओनली रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, बल्कि उनकी जो जनरल हेल्थ है, जो बाकी उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और फिर शादी के बाद तो है ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कंसीव नहीं होता है, कंसीव हो भी जाए सो इट डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग, तो फीटल लॉस जल्दी हो जाता है और फिर वही एक विशियस सर्कल चलता है। उनके ससुराल में
कि बच्चा नहीं हो रहा या बच्चा हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मेरे मतलब जहन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मतलब दे रिजॉर्ट टू सुसाइड ओनली। इतना सारा प्रॉब्लम हो गया, एक छोटी सी प्रॉब्लम को जिसको हमने ऐसे ले लिया दैट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, पीसीओडी इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अमंग द फीमेल फोक, खुसूसन हमारी बच्चियों के बारे में, कि उनको अवेयर किया जाए कि क्या आपको डाइट में करना है, क्या आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ताकि आप फर्दर इन चीज़ों से बच सके। जिस तरह से अभी आपने इंफॉर्मेशन दे दी नाज़रीन, इसी प्रोग्राम की वसातत से यहीं पे हम इस बात का ऐलान करना चाहेंगे, ये बात आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि आगे वाले हफ्ते में इसी प्रोग्राम की वसातत से जहां भी इनके ज़रिए से हम बाज़ाब्ता तौर पीसीओडी का जो इशू है, ये जो मुअम्मा है, ये जो मामला है, इस सिलसिले में जहाँ जो भी यहाँ पे माहिरीन है उनको हम यहाँ पे दावत दे देंगे, उनके साथ हम बाज़ाब्ता तफसीलन 1 या 2 प्रोग्राम्स में बात करेंगे और आपको हम अवेयरनेस दे देंगे, जानकारी दे देंगे आया जो हमारी ये बच्चियाँ हैं हमें किस तरह से इनका ख्याल रखना चाहिए, चाहे ग़िज़ा के हवाले से, चाहे इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, जिस तरह से अभी बता दिया इन्होंने, अभी सीए के हवाले से इन्होंने कहा कि ख़वातीन में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारे मामलात अचानक सामने आ जाते हैं। तो अभी आपके जो ये कैंपस हैं, तो इस चीज़ को किस तरह से एड्रेस किया जा रहा है, इसकी स्क्रीनिंग क्या वाकई तौर वहाँ पे होती है, तो क्या होता है? हमारे जो आयुष के कैंप हैं, इसमें जो क्लिनिकल उनके सिम्टम्स होते हैं, ख़ासकर ख़वातीन के, उनके बेस पर ही हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और फिर इनके बाकी जो और दूसरे इसके एडवांस टेस्ट हैं वो फिर एलोपैथी साइड किए जा सकते हैं। तो हमारे लेवल पर जो हमारे आयुष के कैंप हैं, उनमें जो उसकी बेसिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उनको मद्देनज़र रख के हम इसकी सस्पेक्शन करते हैं कि ये चीज़ें जो है ये कैंसर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो हमारे जो अपने लेवल पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो कुछ डायग्नोस्टिक्स हैं, उनकी बिना पर तो बाकी बीमारियों का तो हम बड़े पक्के तौर पर उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, पर कैंसर के रिलेटेड जो है वो हमारे क्लिनिकल बेस पर ही हम उनका डायग्नोज करते हैं और फिर उनको हायर सेंटर में रेफर करते हैं। बात करना चाहेंगे हम मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो मेंटल हेल्थ की तरफ जो ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे परिवार है, हम नहीं कहेंगे कि हर कोई परिवार इस झंझट पे फंसा है, लेकिन अक्सर हम तादाद देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, ख़वातीन जो है, जहनी शिकार बहुत सारी जगहों पे हो जाती हैं। तो इस जहनी सेहत की तरफ ध्यान देना, और आपका जो ये प्रोग्राम है, जो एक्टिविटीज़ कैलेंडर आपने दे दिया है, उसमें बाज़ाब्ता आपने लिखा है कि अवेयरनेस की जाएगी मेंटल हेल्थ के हवाले से और काउंसलिंग की जाएगी। कौन से माहिरीन हैं जो इसमें काउंसलिंग फराहम कर रहे हैं? हाँ, काउंसलिंग वाला जो खासकर ख़वातीन में मेंटल हेल्थ की बात है, ये मैं ख़वातीन की ही बात नहीं करूँगा, सभी को आजकल मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर चूँकि हमारा ये आज का जो कार्यक्रम है इसमें स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, तो हम नारी को फोकस करके ही जो हमारे जितने भी कैंप्स लगते हैं उसमें हमारे जो डॉक्टर्स तैनात होते हैं उनकी काउंसलिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि हमने उनके खान पान पर और उनके जहनी तवाजुन पर विशेष रूप से हम काउंसलिंग करें और हमारे डॉक्टर बड़ी बखूबी से इन बातों को लेकर उनकी इस काउंसलिंग में अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर शुजा साहब, ज़ाती तौर मेरी एक राय है कि जो आपके अभी, क्योंकि अभी 2 तारीख तक 2-3 दिन है, तो हम चाहे 1-2 दिन है, हम चाहेंगे कि अभी कल है, परसों है, हम चाहेंगे कि जो काउंसलिंग पार्ट है, जो एक काउंसलिंग होती है, क्या ये काउंसलिंग सिर्फ ख़वातीन को होती है? हमें लगता है कि जहनी सेहत पे जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा काउंसलिंग हमें मर्दों को करनी है, सबसे ज़्यादा काउंसलिंग हमें उस फैमिली के उन मेंबर्स को करनी है जो जिन फैमिली मेंबर्स में ये खातून जो है, औरत जो है रहती है। अब अगर हम डायरेक्टली इसको काउंसलिंग करेंगे, इसको क्या काउंसलिंग कर सकते हैं? क्योंकि जिस वजह से ये जहनी प्रॉब्लम में, परेशानी में मुब्तला हो जाती है, वो घर पे बैठे होते हैं, वो अपना सिस्टम जारी रखेंगे। तो इसमें आपका रिएक्शन क्या, आपकी तरफ से इस तरह का आदेश जाएगा कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी बुलाइए? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा एक बात। हमारी औरत जो है वो पूरे घर का ख्याल रखती है, हर चीज़ का ख्याल रखती है, लेकिन वो शायद अपनी सेहत का ख्याल, उस दूसरों का ख्याल रखने में अपनी सेहत को भूल जाती है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि काउंसलिंग की ज़रूरत मर्दों को है ज़्यादा, औरतों के साथ साथ, ताकि उस घर का माहौल अच्छा रहे और औरत को ये जहनिशी किया जाए कि उसको पहले अपनी सेहत की हिफाजत रखनी है। जैसे आपने देखा हो कि जहाज़ में जब वो
प्लेन में जब वो ऑक्सीजन लगाने की बात करते हैं तो पहले अपने मास्क इंश्योर कीजिएगा आपका मास्क लगाओ, तब जाके आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर साइमा जी, यही बात लेके हम आपके पास आ जाएंगे। जो ये काउंसलिंग पार्ट है जहनी सेहत के हवाले से, किन को काउंसलिंग करने की जरूरत है, क्या कुछ करना चाहिए? वक्त हमारे पास कम है, इसके बाद हम एक एक रिएक्शन ले लेंगे, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। स्ट्रेस इटसेल्फ जो एक फीमेल को होता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू हर हेल्थ ओनली, ये उसकी अपनी सेहत की वजह से नहीं है, ये उसका इर्द गिर्द माहौल जो उसको पूरे दिन में पूरी रात में जो उसका 24 आवर्स में जो उसका माहौल मिलता है, ये स्ट्रेस उस वजह से होता है। तो स्ट्रेस खुसूसन जो हमने देखा है कि जो झगड़ालू फैमिलीज होती हैं जिनमें मेल्स और फीमेल्स में ज़्यादा बनती नहीं है, तो हमने देखा है अक्सर पेशेंट किसी और चीज़ के लिए आया हुआ होता है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे किस तरह से आपका आखिरी मैसेज भी होगा इसी में? जी, मेरा आखिरी मैसेज यही होगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ जो आपके घर में फीमेल्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि इनसे ये काम करें, इसको ये सारा कुछ करना है, ये इसकी जिम्मेदारी है, इट्स नॉट माय वर्क, ऐसा नहीं है। एक फैमिली जो है ये एक गाड़ी है जिसमें दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे तब जाके गाड़ी चलेगी। जी। डॉक्टर सुजाद साहब, आपका किस तरह का मैसेज रहेगा प्रोग्राम में आज के? मेरा यही रहेगा कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि औरत की सेहत पे, उसकी सेहत पे पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है। जी। डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, आपका किस तरह का मैसेज रहेगा ओवरऑल इस प्रोग्राम के हवाले से? आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है, इसको हमने 50% की पॉपुलेशन को टारगेट करके ये अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान को कामयाब करने के लिए इसमें औरत का अपनी सेहत के मतलब जो योगदान है वो तो है ही है, समाज के हर शुबे का इसमें योगदान होना जरूरी है। फैमिली का होना जरूरी है, समाज के बाकी लोगों का होना जरूरी है, और हम नारी को एक उस यूनिट के रूप में देखें जो हमारे घर की और हमारे समाज की हर एक्टिविटी को अपने सिर पर लेकर उसको सर अंजाम करने के लिए अपनी जान लगा देती है। तो मेरा इस वक्त पर यही कहना है कि हम नारी को पूरी तरजीह दें। जी। डॉक्टर साहिबा महिउद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तशरीफ लाने के लिए। डॉक्टर शुजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। और डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, खसूसी तौर आपका शुक्रिया, आप अपनी टीम को लेकर यहाँ आए, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपने जहाबीन प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते यही पैगाम आपको दे देंगे कि जो महकमे सभी कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों की खोज कर रहे हैं, इन सभी बीमारियों का इलाज आपके पास है। क्यों, किस तरह से है? क्योंकि अगर हम इस औरत को अपने घर में ज़हनी परेशानियों से दूर रखेंगे, हर किसी बीमारी की जड़ ज़हनी परेशानियां हैं, ज़हनी बीमारियां हैं। अगर इस औरत को हम वो माहौल फराहम करेंगे, ज़हनी परेशानियों से दूर रखेंगे, तो डायबिटीज़ भी नहीं होगा, तो बाकी परेशानियां जो हैं वो भी नहीं होगी। हम इसी वादे के साथ कि अपनी ख़वातीन को हम सम्मान देंगे, उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे, उनको हम खुशियाँ देंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और जिस तरह से हमने कहा कि हम आगे बात करेंगे पीसीओडी के हवाले से, तब तक आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।